क्वेश्चन नंबर 7, इमार पेट्रोलियम सर्विसेज ईपीएस। ये किस टॉपिक है सर? देखते हैं। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर मंथ वाइज कैश बजट फॉर क्वार्टर एंडिंग 31 मई क्वार्टर का कैश बजट बनाना है, यानी कि बजटिंग। पढ़ते हैं सर सवाल। ईपीएस इज इंगेज इन ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑयल टू डीलर्स इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ऑयल सप्लाई करता है सर डीलर्स को भी, इंडस्ट्रीज को भी। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, मेजर होल्ड मेजर मार्केट शेयर इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री। रिसेंटली रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान हैज decided to impose heavy taxes impose करने जा रही है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन ऑयल कंपनीज विदाउट प्रोविजन ऑफ एनी टैक्स बेनिफिट और अलाउंसेस। कोई बेनिफिट या अलाउंस वो प्रोवाइड नहीं करेगी। Zumar Zafar Kirmani, CFO at EPS, is considering to prepare forecast for company's business for next quarter. किरमानी साहब CFO हैं और वो बजट बना रहे हैं अपनी कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। करंटली ईपीएस परचेजेस ऑयल फ्रॉम अरेबियन रिफाइनरी से करंटली ईपीएस परचेज कर रही है ऑयल। फॉलोइंग डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईपीएस बिजनेस प्लान। परचेजेस दी हुई हैं, जनवरी की एक्चुअल हैं और बाकी फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीनों की बजटेड दी हुई हैं। क्या इन्फॉर्मेशन यूज, कैसे इन्फॉर्मेशन यूज होगी देखते हैं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? नंबर 1 पॉइंट, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। The company uses just-in-time inventory system and therefore has a negligible stock at any point of time. वो कहता है सर ऊपर वाली अमाउंट्स में टैक्स किसी में भी शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम मींस के इन्वेंटरी कोई मेंटेन नहीं हो रही, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कोई मेंटेन नहीं हो रहा। जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही परचेज आती है और उनको डिलीवर हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, मंथली टैक्स इज चार्ज ऑन सेल्स ऑफ कंपनी एट अ फ्लैट रेट ऑफ 5%। अब मंथली टैक्स चार्ज होने जा रहा है वो भी सेल्स के ऊपर, फ्लैट रेट है 5%। टैक्स इज पेएबल ऑन द 15th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। टैक्स जिस मंथ का होगा पे उससे अगले महीने की 15वें दिन होगा। एंड इज इम्पोज फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब से ये टैक्स इंपोज होना शुरू होगा। ईपीएस अप्लाइड फॉर अ टैक्स बेनिफिट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज ग्रांटेड टैक्स बेनिफिट ऑफ 10%। ईपीएस ने टैक्स बेनिफिट अप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने टैक्स बेनिफिट नहीं देने थे। ईपीएस ने एक रिक्वेस्ट किया, अप्लाई किया टैक्स बेनिफिट के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दे भी दिया है। कितना टैक्स बेनिफिट दिया? 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट इफ इट एक्सीड्स 40,000। लेकिन शर्त रख दी है कि अगर टैक्स अमाउंट आपकी 40,000 से ज्यादा होगी तब ही ये टैक्स बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं 10% का। देखते हैं कैसे होगा। थर्ड पॉइंट क्या है सर? 65% ऑफ द सेल्स आर मेड टू डीलर्स ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट। 65% सेल्स हो रही है डीलर्स को ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पे। वेयर एज रेस्ट ऑफ द सेल्स आर मेड टू इंडस्ट्रीज, यानी कि 35% बाकी इंडस्ट्रीज को सेल हो रही है ऑन क्रेडिट 1 मंथ। उनको क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है 1 मंथ के बाद। ऑल डेटर्स आर पेड आर एक्सपेक्टेड टू प्रॉम्प्टली सेटल देयर डेट्स, यानी कि वो जितना उनको क्रेडिट पीरियड दिया गया उसी के बाद फौरन वो सेटल कर देते हैं अपना अकाउंट। ईपीएस अर्न्स अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन कॉस्ट। 28% वो ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है ईपीएस। फोर्थ पॉइंट क्या है? 8% ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड इन मंथ ऑफ परचेज। अब परचेजेस में भी डिफरेंट पेमेंट टर्म्स हैं, पेमेंट पीरियड्स हैं। 8% वो कहता है क्रेडिट्स और जिस मंथ की परचेज है उसी मंथ में 8% ऑफ क्रेडिटर्स पे कर देंगे। 54% पे करेंगे फर्स्ट मंथ, परचेज के फर्स्ट मंथ में, और रिमेनिंग 38% पे करेंगे परचेजेस के सेकंड मंथ में। ये भी हो जाएगा सर इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। नंबर 5 क्या है पॉइंट? मंथली सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू 95,000 मंथली सैलरीज एंड वेजेस बी एंड पेड इन द मंथ इन व्हिच दे आर इनकर्ड। जिस महीने में वो इनकर हो रही है उसी महीने में पे हो रही हैं। सम एम्प्लॉइज विल बी रिडंडेंट इन अप्रैल एंड वेजेस आर डिक्लाइन टू 70,000। कुछ एम्प्लॉइज छोड़ जाएंगे अप्रैल में तो और वेजेस डिक्लाइन हो जाएगी 70,000, यानी कि 70,000 हो जाएंगी वेजेस अप्रैल में। देयर इज एक्सपेक्टेड इंक्रीज ऑफ 3% वेजेस फ्रॉम मे, यानी कि मई से वो कह रहा है मजीद 3% आप वेजेस पे इंक्रीमेंट भी लगाना है। 6 पॉइंट क्या? मंथली रेंट ऑफ 50,000 इज पेड इन द मंथ टू विच इट रिलेट्स। एक मंथली रेंट भी दे रहा है, उस मंथ में पे हो रहा है जिस मंथ का वो रिलेट है, जिस मंथ का वो रेंट है। इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज अ मंथली एट अ मंथली रेट ऑफ 1.3%। 1.3% इंक्रीमेंट भी है लेकिन वो इंक्रीमेंट अप्रैल से है। देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है सर? सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर फेब आर एस्टिमेटेड एट 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज दिए हुए हैं सेलिंग एक्सपेंसेस फेब के। 26% ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, 26% आर फिक्स्ड है। वेयर एज रिमेनिंग अमाउंट वेरीज विद द वेरिएशन इन सेल्स, बल्कि जबकि रिमेनिंग अमाउंट वो कह रही है यानी कि 26% फिक्स्ड है, बाकी बच्चे आपके 74% वो सेल्स के साथ वेरिएबल है। सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगी वो भी बढ़ेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इन व्हिच दे आर इनकर्ड। जिस महीने में वो इनकर होता है उस महीने में पे होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट 1.4%
मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो कहता है 1.4% के हिसाब से मंथली हैं, बढ़ेंगे भी। 8 पॉइंट क्या है सर? अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 6% ऑफ द सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं अदर, वो कितने हैं सर? प्रीवियस मंथ की सेल्स का 6% हमने लेना है। देखते हैं कैसे होगा। 9 कैश एंड बैंक बैलेंस एज एट 28 Feb आर एस्टिमेटेड टू बी 1 million। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 मार्च का, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 28 Feb का। अच्छा, 10th पॉइंट क्या है? सीएफओ कंसीडर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट of surplus fund at the end of the month in a bank at a interest rate of 18% per annum from March। वो कहता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा है सीएफओ, सरप्लस फंड यानी कि जो एक्स्ट्रा इजाफी फंड बचेंगे, यानी कि कैश बजट है ना हमारा, जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकलेगा वो हमारा साफ जाहिर है कैश, अगर क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकला पॉजिटिव यानी कि वो हमारे पास सरप्लस है, कैश बचा हुआ है। एट द एंड ऑफ मंथ इन अ बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट उनकी हो सकती है, वो सोच रहा है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 18% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम मार्च, यानी कि मार्च के महीने से। मार्च के महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम इन्वेस्ट करें। इंटरेस्ट इनकम विल बी क्रेडिटेड मंथली, मंथली क्रेडिट होगा इंटरेस्ट और री इन्वेस्टेड, जो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी वो री इन्वेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। CFO proposed that 30% of the closing balance of the month should be invested, यानी कि सारा का सारा हमने क्लोजिंग बैलेंस जितना भी सरप्लस फंड होगा सारा का सारा हमने इन्वेस्ट नहीं करना, उसका 30% सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट करना है। रिक्वायरमेंट कैश बजट बनानी है, देखते हैं सर इसके सोल्यूशन में कैसे बनाया है कैश बजट। परचेजेस दी हुई थी सर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई थी, वो 28% प्रॉफिट कमा रहा था, क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 28% ऑफ कॉस्ट था, तो ये परचेजेस हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल का 28% प्रॉफिट कमाना है, 28% इस कॉस्ट ऑफ सेल का आ गया सर। ठीक है, ये ऐड करेंगे प्रॉफिट तो सेल्स आ जाएंगी आपकी जनवरी की। इसी तरह फेब की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, ये 5 महीनों की आपकी रेस्पेक्टिवली सेल्स आ गई। अब सेल्स में सर उसने दो हिस्सों में तोड़ा होता, 65% डीलर्स को और 35% इंडस्ट्रीज को। 65% इस सेल का, 65% ये डीलर, इस सेल का 65% ये डीलर, सेल्स का 65% हो गया डीलर्स को। कलेक्शन कैसे होनी है? डीलर्स को वो कहता था 2 मंथ का क्रेडिट है, यानी कि जो जनवरी की सेल्स है वो मार्च में रिसीव हो जाएगी, जो फेब की सेल है वो अप्रैल में रिसीव हो जाएगी, जो मार्च की सेल है वो मई में रिसीव हो जाएगी। ये आपकी कलेक्शन आ जाएंगी। रेलिवेंट हमारा पीरियड था मार्च अप्रैल में, लिहाजा हम मार्च अप्रैल मई में कलेक्शन हमें चाहिए, जो हमें जरूरत थी हमें मिल गई। सेल्स टू इंडस्ट्रीज क्या है सर? 35%। इस सेल का 35%, ये वाली फिगर इंडस्ट्रीज को सेल हो रही है। अब इनको हमने दिया हुआ था 1 मंथ क्रेडिट। ये जो जनवरी की सेल है ये हमें फेब में रिसीव होगी, ये जो फेब की सेल है ये हमें मार्च में रिसीव होगी। अब हमें चाहिए मार्च अप्रैल में, मार्च की रिसीट, अप्रैल की रिसीट, मई की रिसीट। अब हमें टोटल रिसीट्स चाहिए, कलेक्शन कितनी हो रही है डेटर से। मार्च के महीने का डीलर से आपको ये आएगा और इंडस्ट्रियल कस्टमर से आपको ये आएगा, इसको ऐड करेंगे 1014.4 आपकी मार्च की रिसीट आ गई। इस तरह अप्रैल से ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, इस तरह मई की ये वाली फिगर और ये वाली फिगर। ये आपके डीलर को सेल है जो 2 महीने पहले हुई थी और रिसीट हो गई है मई में। ये आपको इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सेल है जो 1 महीने पहले हुई थी, यानी कि अप्रैल में हुई थी और रिसीट हो गई आपको मई में। ये आपकी टोटल रिसीट्स आ गई मार्च, अप्रैल और मई की। इसको ले जाएंगे हम फेस के ऊपर। परचेजेस आपको दी हुई थी, लेकिन परचेजेस की पेमेंट पीरियड दिए हुए थे। पेमेंट पीरियड कैसे दिए हुए थे? 8% जिस मंथ की परचेज है उसी मंथ पे होगी, 54% उससे अगले मंथ और 38% उससे अगले मंथ। यानी कि जनवरी की सेल का 8% जनवरी में पे होगा, 54% फरवरी में पे होगा और उसकी परचेज का 38% मार्च में पे होगा। यानी कि हमें जनवरी की परचेज का 38% चाहिए जो कि मार्च में पे हो रहा है, वो आती है 307.8। फरवरी की मंथ का 54% चाहिए जो कि
मार्च में पे हो रहा है, और मार्च की सेल का 8% चाहिए जो कि मार्च में ही पे हो रहा है। यानी कि अगर मार्च की पेमेंट देखी जाए तो ये आ जाएगी। मार्च में जनवरी का 38%, फेब का 54% और मार्च का ही 8%, और अप्रैल में भी इसी तरह, अप्रैल का 8%, मार्च का 54% और फेब का आएगा हमारा 38 टोटल पेमेंट्स। मई का भी इसी तरह करेंगे। एडजस्टमेंट आसान थी लेकिन बस कैलकुलेशंस हैं। टैक्स वो कहता था 5% लगना है, वो भी सेल्स के ऊपर, कोई बेनिफिट कोई अलाउंस नहीं है, यानी कि फ्लैट 5% सेल्स के ऊपर आप लगाना है, कोई खर्चा माइनस नहीं करना है क्योंकि वो दे ही नहीं रहे। टैक्स बेनिफिट जरूर दिया है, वो भी शर्त के साथ। वो पहले आपने टैक्स निकाल लेना है, टैक्स की अमाउंट अगर 40,000 से एक्सीड या 40,000 या 40,000 से एक्सीड कर गई तब आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखते हैं कैसे उसने टैक्स कैलकुलेट किया है। सेल्स दी हुई है सर आपकी फेब, मार्च, अप्रैल में एज इट इज। अब सेल के ऊपर आपने 5% टैक्स लगाना है। ये फेब का आ गया, मार्च का आ गया, अप्रैल का आ गया, मई का आ गया। अच्छा ये भी देखने, फेब से उसने कहा था टैक्स इंपोज होगा, उससे पहले नहीं, तो फेब से ही हमने इंपोज किया है। अब फेब का टैक्स आया ये, मार्च का इतना, अप्रैल का इतना। अब टैक्स बेनिफिट था 10%, किसके ऊपर था? अगर आपका टैक्स अमाउंट 40,000 से ज्यादा, ये 40,000 से एक्सीड कर गई सर अमाउंट, लिहाजा इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 10%। लेकिन सर एक और भी पॉइंट था, टैक्स की पेमेंट 15th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये फरवरी का जो ये टैक्स आएगा, ये पेमेंट कब होनी है? ये आपकी पेमेंट है सर मार्च के अंदर। अब मार्च के अंदर टैक्स कितना आया? 5%, ये वाला 40,000 से कम था, लिहाजा नो टैक्स बेनिफिट। पे कब होगा? नेक्स्ट मंथ। अप्रैल के महीने का टैक्स ये आया 50,000 से अबव, यानी 40,000 से अबव है, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ये वाला टैक्स आया। इसका उम्मीद काफी क्लियर होगी आपको वर्किंग के। अब ये वाली फिगर है टैक्स की जो आपने फेस पे लेके जानी है, 43.78 से लेके 48.38 तक। सेलिंग एक्सपेंसेस फैब के थे 30,000, फैब के दिए हुए थे 30,000, फिक्स्ड से वो कहता है 26% फिक्स्ड है। वेरिएबल कितने निकले? 22.2। अब हमने ना ये 22.2 जो है ये सेल के साथ वेरी कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी ना परसेंटेज निकाल लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट मंथ की जो सेल्स है उनके ऊपर ये परसेंटेज लगाते जाएं और वेरिएबल एक्सपेंसेस आते जाएं डायरेक्ट। ये सर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए फैब के, और ये सब सेल्स आ गई फैब की। अब एज अ परसेंटेज निकालनी है, ये आ गई 2.28%। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हुए थे फैब में, ये फैब की सेल का 22.28% है। मींस वेरिएबल सेल्स की परसेंटेज है 2.28%। अगले मंथ में जो सेल्स होंगी 2.28% उनका वेरिएबल एक्सपेंस हुआ करेंगे। तो देखें बिल्कुल ऐसे ही किया है, सेल्स फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसका 2.28%, ये आपके आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस में अंदर क्या गेम थी? फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे आपके 7.8, ये तो फिक्स्ड रहने हैं, लेकिन इसमें एक गेम थी, ये इंक्रीज करने हैं 1.4% के हिसाब से। 1.014 का इंक्रीमेंट लगा दिया फैक्टर। ये देखें, ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, इनको फेस के ऊपर लेके जाएं सर। देखें सर अब फेस पे आ गए हैं। ओपनिंग बैलेंस शो करा दिया, रिसीट्स एज कलेक्शन जैसे हमने निकाली हैं शो करा दी, पेमेंट्स परचेजेस की निकाल ली, टैक्स की निकाल ली, उसके अलावा सैलरीज एंड वेजेस दी हुई थी। 95,000 की सैलरीज एंड वेजेस दी हुई थी मार्च की, ठीक है। अप्रैल में वो कहता था रिडंडेंट हो जाएंगे एम्प्लॉयज और 70,000 पे करनी पड़ेगी, और मई में कहता था 1.03 इंक्रीमेंट फैक्टर लगा देना है आपने, 3% इंक्रीज हो रहा है। सर फिर आपको रेंट दिया हुआ था, मार्च का दिया हुआ था 50,000 और कहा हुआ था इंक्रीमेंट रेट लगाना है 1.3%, ये 1.3% इंक्रीमेंट रेट लगा दिया। उसके अलावा सर सैलरीज एक्सपेंस दिए हुए थे, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वर्किंग फॉर 2.28% सेल्स का हो जाएंगे वेरिएबल और फिक्स्ड, ऐसे इंक्रीमेंट लगा के आप शो करा। 1.4% था इंक्रीज फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, ये 1.4% इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए थे 6% ऑफ सेल्स ऑफ प्रीवियस मंथ, यानी कि मार्च के जो ओवरहेड एक्सपेंस है ये 6% होंगे फेब के सेल्स के, ये 6% होंगे मार्च की सेल्स के, ये 6% होंगे मई की सेल्स के। टोटल पेमेंट्स आ गई सर, इसको नेट किया, क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया पॉजिटिव। सर यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे वो वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था, एडजस्टमेंट थी, वो समझ लें।
वो कहता है सर CFO कंसीडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, रेट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का एक बैंक के अंदर। अब कहता यह है कि वो 30% ऑफ क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्ट करेगा, पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस नहीं, इसका 30%। ये 30% आया सर 293 इन्वेस्ट करेगा। अब 293 तो इन्वेस्ट कर दिया उसने, कितना बाकी बचेगा जो आगे ओपनिंग में जाएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस के तौर पे अगले मंथ आएगा हमारे पास, वो आएगा 682। आगे आपको पता है कलेक्शंस ऐड कर दी, रिसीट्स ऐड कर दी, पेमेंट्स लेस कर दी, फिर आ गया क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में से फिर 30% उसने वो करना है, इन्वेस्ट करना है। 199 आ गया, ये माइनस करके अगले महीने का ओपनिंग आ जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल कलेक्शंस और रिसीट्स और पेमेंट्स नेट करके ये आ जाएगा आखिरी मंथ का आपका क्लोजिंग। वो फिर सरप्लस में है, कैश सरप्लस कैश है हमारे पास, पॉजिटिव फिगर है, तो उसका फिर 30% आप मजीद इन्वेस्ट कर देंगे एंड सो ऑन। अच्छा एक और चीज, इन्वेस्टमेंट इनकम शो नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम उसने लिखा हुआ था री इन्वेस्ट हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम भी री इन्वेस्ट हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट थी ये तो क्लोजिंग बैलेंस का 30%, ये तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इसलिए हमारे कैश बजट से आउट हो गई है वो। अब वो जो इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है वो भी री इन्वेस्ट हो रही है, यानी कि वो भी बैंक में पड़ी रहेगी, वो भी हमारे कैश बजट में इंक्लूड नहीं होगी। ये थी आपकी सर क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन, बजटिंग के क्वेश्चन की डिस्कशन।